चलिए हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हुए देखो, जैसे कि आपको पता है कि आज से हम लोग न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स से बहुत भागते रहते हैं ना, न्यूमेरिकल्स पसंद ही नहीं आता है। लेकिन ध्यान रखो, ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का समझ है, चाहे फिजिक्स पढ़े या केमिस्ट्री। अगर न्यूमेरिकल्स बनता है तो सब्जेक्ट को आप समझ रहे हैं, नहीं बनता है मतलब सब्जेक्ट को रट रहे हैं। पास करना लगा है, 12th में तो कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अगर मान लो आगे आप साइंस फील्ड से लेकर कुछ आगे चलना चाह रहे हैं तो सब्जेक्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए ना। तो सब्जेक्ट के नॉलेज के लिए एकदम जरूरी है कि आप उसका न्यूमेरिकल्स को बनाइए। तो देखो, हम इस टॉपिक को यहाँ से क्लास को शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लास ही चला पाएंगे, ऑफलाइन तो कभी नहीं होगा मेरा, लेकिन ऑनलाइन क्लास को चलाते रहेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो रोज 15 मिनट 20 मिनट आप समय दीजिए, तो कुछ हद तक तो हम सिखा पाएंगे। और एक बात, कुछ हद तक हम इसको सिखा पा रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में अब शुरुआत करें। हम 12th का न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे और समय निकाल लीजिए, आप साथ दिए तो मैंने में भी दिखाएंगे, लेकिन पहले 12th का देख लेते हैं। तो 12th में फर्स्ट टॉपिक तुम्हारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, बस पहला टॉपिक हम लोग का शुरुआत था कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। तो हम इलेक्ट्रिकल चार्ज से शुरुआत करते हुए, ठीक है, पहला फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। चार्ज क्या होता है, चार्ज किसको कहते हैं, चार्ज का यूनिट क्या है, चार्ज का, ठीक है, चार्ज का यूनिट किसको कह सकते हैं। इस तरह कुछ टॉपिक आप पढ़ लिए, चार्ज का प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। ठीक है, बस उसी प्रॉपर्टीज के दौरान आपको पहला बार फॉर्मूला आया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज कैसे आता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज क्या होता है, तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम चार्ज दे दे तो उसमें निगेटिव चार्ज निकाल लें तो उसमें पॉजिटिव चार्ज, और किसी का ट्रांसफर नहीं होता, बस इलेक्ट्रॉनिक हेरफेर से कारण चार्ज आता है। अड़ी बस, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट में अगर हम कुछ चार्ज इलेक्ट्रॉन दे दे तो निगेटिव चार्ज, ले रहे तो पॉजिटिव चार्ज। अब चार्ज का मान कितना होता है, तो हम लोग ये जानते हैं कि सबसे छोटा चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज का वैल्यू होता है वो दिया जाता है प्लस माइनस एन ई के द्वारा, जिसको आप पढ़ें कि चार्ज आर क्वांटाइज्ड। चार्ज आर क्वांटाइज्ड, कारण क्या है सर तुम्हारा बता ही दिए, फिर से हम बता रहे हैं कि देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज कैसे आता है, तो इलेक्ट्रॉन के देने के कारण, इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण। किसी भी इलेक्ट्रॉन अगर तुम दोगे कि किसी इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 2 ठो, 3 ठो, 5 ठो दे सकता है, 25 ठो दे सकता है, 25.5 दे सकता है, नहीं पॉसिबल है। 23.5 निकाल सकता है, नहीं संभव है। ठीक है, तो इसी कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में डिस्प्ले किया जाता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन के टर्म में डिस्कस किया जाता है। इसलिए पहला फॉर्मूला आता है Q बराबर एन, Q बराबर एन। ठीक है बात। अब सिंपल से एक समझ के बात में, एक ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल है, इसमें से अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बताओ इस पर कितना चार्ज होगा। पहले बताओ, निकाले तो कैसा चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव? इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन, अरे स्वाभाविक है, पहले न्यूट्रल था। अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो उसमें क्या डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज? तो 5 इंटू ई, 5 गुना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक, बस कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसमें अगर हम 25 टू इलेक्ट्रॉन दे दें, बाहर से दे दें, तो उसमें कितना चार्ज आएगा? तो 25 ई, 25 गुना 1.6 माइनस 1.6, माइनस क्या शो कर रहा है? निगेटिव चार्ज। तो इस तरह का चार्ज का वैल्यू बात कर रहे हैं। ठीक बात। अब आई इसी पर पहला टाइप का जो न्यूमेरिकल्स है, फर्स्ट टाइप, अड़ेगा हम लोग का पहला चार्ज केवल इसी फॉर्मूला पर बेस्ट है, ज्यादा न्यूमेरिकल हल्का हल्का, अड़ेगा बस हल्का हल्का न्यूमेरिकल्स को दिखाते हुए चल रहा है। जैसे कि एक सैंपल है, पहला टाइप क्या आता है कि एक सैंपल दे देगा और पूछेगा बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, कितना इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मौजूद है। तो कोई सैंपल दे दे और पूछे कि इसका टोटल कितना चार्ज है, तो आपको क्या करना होगा? पहले ये तो समझना होगा कितना इलेक्ट्रॉन है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे कि मान लो कि एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है जिसमें ऐसा ऐसा 10 पेंसिल है, 10 पेंसिल मौजूद है। सिंपल से बात करते हैं, एक बॉक्स है, 10 पेंसिल है। एक बड़ा सा कार्टून है, ठीक है, जिसमें ऐसा 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 25 बॉक्स है, 25 बॉक्स है। ठीक बात। एक पेंसिल का दाम है 2 रुपया। ठीक है, आपसे कहा जाए कि बताइए पूरे कार्टून का दाम क्या होगा, बताओ, मैथ का स्टूडेंट है, निकाल लेगा। एक पूरे कार्टून का दाम क्या होगा, कैसे निकालेगा? तो तुम्हारे पास क्या है, तो कैसे निकालेगा? सबसे पहले ये गिनेगा, अड़ी बस सबसे पहले ये देखेगा कि क्या स्थिति है कि एक कार्टून में कितना बॉक्स, एक कार्टून में 25 बॉक्स, ये नहीं निकालेगा। एक बॉक्स में कितना था, एक बॉक्स में तुम्हारे पास 10 पेंसिल, ठीक है, तो एक कार्टून में 25 गुना 10 पेंसिल। इसके बाद क्या करेगा?
एक पेंसिल का दाम 2 रुपया, तो 25 गुना 10 पेंसिल और गुना 2 रुपया गुना करेंगे तो टोटल पेंसिल कार्टून का दाम निकल जाएगा। काम बिल्कुल वही है कि अगर हम लोग का ये पूछे, कोई सैंपल दे दे और पूछे कि कितना चार्ज, तो चार्ज निकालना, तो क्या प्रोसेस होगा? सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि उस सैंपल में, जैसे कि अगर तुम्हारा कोई सैंपल है तो हमको ये पता करना होगा कि उसमें कितना मॉलिक्यूल्स या कितना एटम्स, ठीक, बस कितना मॉलिक्यूल्स और कितना एटम। जबकि हमको मालूम है कि तुम्हारे पास कितना मोल्स, हमको ये मालूम है कि एक मोल्स में एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स या मॉलिक्यूल्स होता है, और एक एटम्स में कितना इलेक्ट्रॉन, तो हम टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या निकाल सकते हैं। दिखाते हैं क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर तुमसे ये कहा जाए, ठीक है, बस तुमसे ये कहा जाए कि 100 ग्राम का पानी का एक सैंपल है, 100 ग्राम का एक पानी का सैंपल है, बताइए इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मौजूद है। 100 ग्राम का पानी का सैंपल है, कितना चार्ज मौजूद है, कैसे निकालेगा? जैसा भी बॉक्स वाला कंसेप्ट था, सबसे पहले यह हो कि 100 ग्राम का मतलब कितना मोल्स बराबर हाउ मच मोल्स। जैसे था कि एक कार्टून का मतलब कितना बॉक्स, वही बात है कि ठीक है, 100 ग्राम का मतलब कितना मोल्स। कैसे निकालते हैं मोल्स? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मोल्स का संख्या कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सैंपल डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट। तो यहां पर कितना हो जाएगा? मास था 100 ग्राम, और वाटर सैंपल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो 18 ग्राम। तो ये आपका निकल गया मोल्स का संख्या। अब हम लोग जानते हैं कि एक बॉक्स में 10 पेंसिल रहता है, इसी तरह से एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, तो एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वैल्यू, ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो गया, 100/18 गुना एवोगाड्रो नंबर, इतना मॉलिक्यूल्स रहेगा। अब एक मॉलिक्यूल्स में, तो ये तो सैंपल बाय सैंपल पर डिपेंड करता है। देखिए बस, अब एक डब्बा में एक पेंसिल का दाम कैसा होगा, तो वो तुम्हारे पास अलग नेचर का, अलग कंपनी का है तो अलग वैरायटी का है तो अलग, मोटा है तो पतला, कलर है तो अलग, सबका अलग अलग होता है। तो उसी तरह से इसमें आपका वाटर है, तो वाटर में निकालो कि एक सैंपल, एक मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो H2O होता है, H2O, H का कितना हो गया 1, तो ऐसा तो 2 और इसका 8, यानी टोटल कितना 10। तो हम लोग ये निकाल लिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बराबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा, Na गुना 10, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या आप टोटल चार्ज नहीं निकाल सकते, टोटल चार्ज। सो ये वैल्यू क्या हो गया, दिस इज 118, एवोगाड्रो नंबर जानता है ना, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10, ठीक है, और 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सोच लो इतना बड़ा मैथ बना दिया। अरे अगर छोटा ही मैथ बनाने का लोग फॉर्मूला रट सकता तो रट जाओ। अगर तुमको छोटा ही मैथ बनाना है तो लीजिए एक फॉर्मूला लिख देते हैं, सीधे क्या हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, और सीधे चार्जेस तक लिख देते हैं, एक ही लाइन में खत्म। क्या लिखेगा, मास ऑफ द सैंपल, इसी फॉर्मूला लिख लो, मास ऑफ द सैंपल डिवाइड बाय मॉलिक्यूल्स रहा तो मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट, और उसके बाद इंट एवोगाड्रो नंबर, ठीक, बस इंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल्स इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। लीजिए इस फॉर्मूला को याद रखिए, एक ही बार बढ़ाइएगा तो आंसर निकल जाएगा, हो जाएगा बस। जैसे तुमसे कहा जाए कि 34 ग्राम अमोनिया है, अब बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मौजूद होता है, निकालने का। मास कितना है 34 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 17, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है, इसमें कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एन में नाइट्रोजन का कितना हो गया 7, और उसका 3 to H यानी 10, और ये हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। लीजिए बढ़ाइएगा तो आराम से आंसर निकल जाएगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बना दीजिए, हो जाएगा बस। ये पहला,
ठीक, बस ये पहला टॉपिक था कि अगर तुम्हारा सैंपल में दे दिया और सैंपल में आपका बताइए कि टोटल कितना चार्ज मौजूद है। ठीक है, अब तुम्हारे पास ये आओ, ठीक है, ये फर्स्ट टॉपिक तो इसी पर था और इस पर क्यू बराबर एन पर ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ कूलम्ब्स लॉ। अगला जो छोटा सा टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ। अड़ेगा कूलम्ब्स लॉ, तो देखिए कूलम्ब्स लॉ समझते बस। अड़ेगा कूलम्ब्स लॉ तो जानते ही है, बहुत अच्छा से सर पढ़ा दिए होंगे कि अगर दो चार्ज है ये Q1 और Q2, अगर उनको R दूरी पर रख दिया जाए, Q1 और Q2 दो चार्ज है, अगर R दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स का मान K गुना Q1 Q2 और बाई R स्क्वायर के बराबर होता है। K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के बराबर हो सकता है। सो K का मान कितना होता है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये हो गया दिस इज Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लीजिए अब इस फॉर्मूला में Q1 Q2 और R का मान बढ़ा दीजिए तो आराम से आंसर निकल सकता है। Q1 मालूम, Q2 मालूम है ना, हम लोग जानते हैं, तो यही आपका लॉ। अब इसी पर बेस्ट क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चन है, कहा जाए कि फाइंड द फोर्स बिटवीन, अड़ेगा फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्ज। ठीक है, बिटवीन टू चार्ज, ये तुम्हारे पास 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के दूरी पर अगर दो चार्ज रख दिया गया, 1 माइक्रोकूलम्स का और 2 माइक्रोकूलम का, बताइए उसके बीच का फोर्स क्या होगा। तो उम्मीद है मेरा जरूरत नहीं है, तुरंत फिगर दिखा दीजिएगा। ये आपका 1 माइक्रोकूलम्स, ये आपका 2 माइक्रोकूलम्स, बीच का दूरी 10 सेंटीमीटर है, 0.1 मीटर है, और पूछा कि फोर्स का मान क्या होगा। निकालिए ना, छोटे छोटे क्वेश्चन एकदम जरूर बनाओ, एकदम छोटा सा फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएगा। क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और 1 माइक्रोकूलम 1 इंटू 10 टू द पावर -6, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 और डिवाइड बाय 0.1 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर। बताओ इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, अब आइए ये क्वेश्चंस देखो, दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, क्या बोल रहा है सुनो बढ़िया से। दो ऑब्जेक्ट था ए और बी, दो ऑब्जेक्ट्स है ए और बी, एकदम बढ़िया से कान खोल समझा था। दो ऑब्जेक्ट्स था ए और बी, क्या बोला, इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया। अरे बस इसमें जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिया गया। बड़ा देखते जाओ, एक से 5 निकाला, एक से 3 निकाला, और फिर दोनों को ठीक है 20 सेंटीमीटर के दूरी पर रख दिया गया। तो बताइए दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स का मान निकाल दीजिए। तो कुछ नहीं कर रहा, हम सीरियस क्वेश्चन है, आप इसको बनाइएगा तो आराम से बन पाएगा। बोलो बन जाएगा बस। 90 सेंटीमीटर है इतना। अरे तुम सोचा अगर इसमें से 5 निकाल ले तो इस पर कितना आएगा 5e प्लस, और इस पर कितना हो गया 3e माइनस। ठीक है बात, तो Q1 मिल गया, Q2 मिल गया। सोचो Q1 का वैल्यू क्या है, माइनस प्लस तक प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव बता रहा है। 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। Q2 का वैल्यू 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। R का वैल्यू 0.2 मीटर। तो क्या आप इन डाटा के मदद से आप फोर्स निकाल पाइएगा ना, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, आप बनाइएगा, दिक्कत नहीं करेगा। आगे अब एक अच्छा सा क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक बस, क्या बोल रहा है कि दो चार्ज है, देखो लैंग्वेज की, आपका लैंग्वेज को जरूर पढ़ना अच्छा रहता है। क्या बोल रहा है, दो चार्ज, देखो 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 आर 3 मीटर अपार्ट। दो चार्ज है Q1 और Q2 3 मीटर की दूरी पर, अच्छा है तो है, हम लोग क्या करें, दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों के बीच का दूरी कितना है 3 मीटर। ठीक है बस, Q1 और Q2 देयर कंबाइंड चार्ज इज 20 माइक्रोकूलम। दोनों का कंबाइंड चार्ज दिया, अलग अलग नहीं दिया, दोनों का कंबाइंड चार्ज Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है 20 माइक्रोकूलम। उसके लिखता है इफ वन रिपेल द अदर, एक दूसरे को रिपेल किया विद द फोर्स ऑफ 0.075 न्यूटन,
मतलब दोनों में कैसा क्या आया होगा, दोनों में पॉजिटिव चार्ज आया होगा। अड़ेगा दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, एक में Q1 और एक में Q2, दोनों को मिलाने में कितना था 20 कूलम, और उनको 3 मीटर के दूरी रखा गया, उनका फोर्स कितना है तो 0.075 न्यूटन। तो पूछ रहा है कि बताइए दोनों चार्ज क्या है। ठीक बस, दो चार्ज है, दो ऑब्जेक्ट्स है, देखो ये दो ऑब्जेक्ट्स है, एक पर Q1 है एक पर Q2 है, दोनों के बीच का दूरी 3 मीटर है, 3 मीटर है। साथ में दिया हुआ है कि दोनों ऑब्जेक्ट का चार्ज कंबाइंड चार्ज मिलाकर, दोनों ऑब्जेक्ट का जो कंबाइंड चार्ज है वो 20 माइक्रोकूलम्स है। ठीक बस, दोनों ऑब्जेक्ट का कंबाइंड चार्ज है 20 माइक्रोकूलम्स, 20 माइक्रोकूलम्स, और दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स का वैल्यू है 0.075 न्यूटन। तो बताइए कि वो दोनों चार्ज क्या है, वो दोनों चार्ज क्या है। लो बनाओ, जो जो बोला कर दो। अरे दो, एक लेसन यहां से मिला हुआ ऑलरेडी है ही है। अब तेरे पास क्या है कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स का बात कर रहा है, तो तुम फोर्स कैसे निकालता है, कूलम्स लॉ से। तो कूलम्स लॉ लगाओ, मतलब फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 Q1 Q2, और ये वैल्यूज क्या आ गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर नहीं रहता है। अभी बस ये देख लो, ठीक है, फोर्स का मान दिया हुआ 0.075 न्यूटन, यहां पर देख लीजिए 0.075 न्यूटन बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर, ये और ये कट ही गया, सो 10 टू द पावर 9, और ये हो गया Q1 गुना Q2। तो क्या आप इससे Q1 Q2 का मान निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 0.075 बटा में 10 टू द पावर 9, यानी आप इसको इधर लाओगे तो 75 इंटू 10 टू द पावर -12, ये हो गया Q1 और Q2। अब तो मैथ के स्टूडेंट्स हो, ये Q1 प्लस Q2 मिला हुआ है, Q1 इंटू Q2 मिला हुआ है, तो क्या आप इससे Q1 और Q2 का सेपरेट मान नहीं निकाल सकते। ऐसे हिम्मत जवाब दे रहा हो नहीं, क्वेश्चन इतना बड़ा देख रहा है तो क्या, अरे मैथ का स्टूडेंट से बिहेव करो, मैथ्स का स्टूडेंट है तो क्या होता है Q1 माइनस Q2 निकालो। देखो ऐसा क्वेश्चन फायदा यही है, ये निकालो। मैथ का एक फेमस फॉर्मूला है, दिस इज Q1 माइनस Q2 बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और -4 Q1 Q2, -4 Q1 Q2। ठीक बस, और अब इस फॉर्मूला पर आप इसको बैठा लो, दो जल्दी से बन जाएगा। ये वैल्यूज क्या है 20 माइक्रोकूलम्स, 20 इंटू 10 टू द पावर -6 का होल स्क्वायर और 4 गुना, ठीक बस, और ये कितना आया था 75 इंटू 10 टू द पावर -12। लो अब इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। ये हो गया 400 गुना 10 टू पावर -12, ये 300 गुना 10 टू पावर -12 घटाओगे तो 100 गुना 10 टू द पावर -12, रूट से बाहर निकालोगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6, यानी कि 10 माइक्रोकूलम्स। सो देखिए Q1 माइनस Q2 का वैल्यू आ गया, Q1 प्लस Q2 कितना आया था 20 माइक्रोकूलम्स, Q1 माइनस Q2, तो क्या अब इन दोनों के मदद से आप Q1 और Q2 निकाल सकते हैं, सिंपली जोड़ दो। जैसे जोड़ोगे तो Q2 Q2 कट जाएगा, 2Q1 बराबर 30, जिससे Q1 का वैल्यू कितना आएगा 15 माइक्रोकूलम और Q2 का वैल्यू 5 माइक्रोकूलम्स। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अरे बस देखो इसी से रिलेटेड एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, यही लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, बढ़िया से सुनो बेटा, इसको बहुत बढ़िया से एकदम फील करने वाला क्वेश्चन है, महसूस करोगे तो बन जाएगा, एकदम फील करके पढ़ना क्वेश्चन। ठीक है, बस क्वेश्चन से आपको पहले भेज दे रहेंगे, क्वेश्चन को पहले पढ़ लो और तब बनाओ, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना तब बना, बहुत ही बढ़िया फील करने वाला क्वेश्चन। सुनो क्या बोल रहा है, the distance between two equal ball having unlike charges are 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जो जो बोल रहा क्या कर दो, कह कि दो अनलाइक चार्ज, अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो रखा गया कहीं पर, बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर। अरे है तो है, रखते हैं। देखो एक हो गया पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरा, एक हो गया प्लस Q1 और एक हो गया माइनस Q2। अच्छा ये था, बीच का दूरी कितना है 2 सेंटीमीटर, लीजिए 2 सेंटीमीटर दिखा दी, तो इसमें कौन नया बात हो गया, देखते आगे क्या बोलता है। द बॉल अट्रैक्ट ईच अदर, अरे है ही सर जी, एक प्लस एक माइनस होता है, अट्रैक्शन तो होबे करेगा। अट्रैक्ट विद द फोर्स ऑफ 36 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन।
तो दोनों के बीच में लग रहा फोर्स, तो चलिए फोर्स लगा देते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है 9 इंटू 10⁻⁹ और ये हो गया दिस इज Q1। क्या ये साइन लेंगे? नहीं, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड नहीं लिया है, ये तो डायरेक्शन के कारण आ ही गया है, और डिवाइड बाय 0.02 और इसी का मान दिया हुआ है 36 इंटू 10⁻⁵। ये हो गया 9 इंटू 10⁹ दिस इज Q1 और Q2 और 2 इंटू 10 ये 4 गुना 10⁻⁻4, 4 गुना 10⁻⁻4। देखिए इसको इधर ले आते नहीं, थोड़ा सॉल्व कर लेते, हो जाता कर लेते हैं। 9 चौका 36 कट जाता है, 4 चौका 16, 10⁻⁻9 और इधर भी लाए 10⁻⁻18 आ रहा है। अच्छा जो आएगा देखा जाएगा। लो इतना लाके छोड़ दिए, ठीक है। पहला पार्ट से इतना समझ में आया। आगे क्या बोला, आफ्टर द बॉल हैव बीन कनेक्टेड बाय द वायर। अब एक आदमी इतना न्याय छोड़ा, अब एक आदमी को शरारत सूझा, क्या किया हूँ, जैसे ये दो आदमी एक्सपेरिमेंट कर ध्यान रखा था, ऐसा हो गया, बाहर गया, दूसरा आदमी शरारत क्या किया, दोनों ऑब्जेक्ट को एक तार से सटा दिया। ले, दोनों ऑब्जेक्ट को एक तार से लाके सटा दिया, ये सब चीज वहीं पर रखा हुआ था, बस बाहर से एक तार लाया, इसको सटा दिया। क्या है, समझ रहे बात? उसके बाद जो दूसरा पहले जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था बाहर किससे अंदर आया, ठीक, बस अंदर आया, तब तक जो बाहर से आया था जो मान रखा था वो क्या किया, वो तार को हटा के लेके चल गया, तार का लेके चला गया। स्थिति अब फिर से कुछ ऐसा आ गया, ठीक, बस जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसको तो पता नहीं चला क्या हुआ, उस जगह सही रखा हुआ, जैसे हम रख के गए थे वैसे ही रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो बीच में कारिस्तानी हो गया एक। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि जो पहले अट्रैक्शन कर रहा था, अब इन दोनों ऑब्जेक्ट में रिपल्सन शुरू हो गया, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होने लगा, और इस रिपल्सन का वैल्यू दिस इज दिया हुआ है 20.25 इंटू 10⁻⁻5, 20.25 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो बताइए कि ओरिजिनल चार्ज कितना कितना था, ओरिजिनल चार्ज कितना कितना था। अब तुम बताओ कि यहां पर ऐसा जोड़ने से अट्रैक्शन की जगह पर रिपल्सन कैसे होने लगा, हुआ क्या होगा। तो दो ऑब्जेक्ट को हम जोड़े वायर से, तो जोड़ने से क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किया जाता है तो चार्ज फ्लो कर जाता है, चार्ज फ्लो कर तब तक जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो। आइडेंटिकल बॉडी है तो कह सकते हैं कि तब तक जब तक कि उनका चार्ज सेम। तो यहाँ पर दो आइडेंटिकल बॉडीज है, तो मतलब क्या हुआ, जैसे इसको जोड़ेंगे, अच्छा जैसे जोड़े चार्ज का मान समान, ठीक, बस ये देखो Q1 था, ये -Q2 था, अब नया चार्ज कितना में कन्वर्ट हो गया, Q, और ये वाला भी Q, यानी Q1 चार्ज कंजर्व रहता है, इसका फायदा बराबर Q प्लस Q, यानी कि ये आ गया Q बराबर Q1 माइनस Q2/2, और यही चार्ज दोनों ऑब्जेक्ट पर डेवलप हो गया। एक पर चार्ज कितना आया, Q1 माइनस Q2/2, और इस पर भी कितना आया, Q1 माइनस Q2/2, और अच्छा दोनों का दोनों सेम हो गया, इसी कारण रिपल्सन शुरू हो गया, ठीक है। अब दोनों के बीच में रिपल्सन, तो लगाइए रिपल्सन फोर्स का वैल्यू। नाउ फोर्स का वैल्यू दिस इज 1/4πε0 Q स्क्वायर और बाय R स्क्वायर, ठीक है, 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ठीक है, या 9 इंटू 10⁻9 लिखो, 9 इंटू 10⁻9 लीजिए, आप इसका मान दिया हुआ है तो बढ़ा लो, 20.25 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, बराबर 9 गुना 10⁻9 दिस इज Q स्क्वायर और बाय R स्क्वायर, R वही है 2 इंटू 10⁻⁻4, गुना का होल स्क्वायर करने से इतना आया होगा। बताओ कैलकुलेशन हो जाएगा आपसे, अरे बहुत अच्छा डाटा दिया है, देखो 9 से काटो, 9 से 9 दूनी 18, ये हो गया 22, 9 दूनी 18, ठीक है, बस 45, 9 बचे 45, देखना कितना अच्छा लग रहा है, 4 को गुना किए कितना हो गया 9, 9 हो गया जी 9, ये हो गया 10⁻18, सो 9 इंटू 10⁻−18 बराबर क्या हो गया Q स्क्वायर। देखिए सर जी, ये आपका ऐसा वैल्यू, Q का मतलब ये वाला, सो 9 इंटू 10⁻−18 बराबर Q1 माइनस Q2/2 का होल स्क्वायर। सो ये आपका दूसरा लेसन आ गया। सो Q1 माइनस, देखो Q1 इंटू Q2 आ गया, और इससे आप निकाल पाए तो Q1 माइनस Q2 बराबर 36 इंटू 10⁻−18, और ये रूट अंडर नहीं,
नहीं ठीक है, 4 सारा 4 को लेगा 9 4 36 हो ही गया, Q1 माइनस Q2, तो ये हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। लीजिए ये आपका Q1 माइनस Q2 आ गया और ये आपका Q1 इंटू Q2 आ गया। अब तो आप पिछला वाला अगर मैथ समझे होंगे तो आसानी से बन जाएगा, तो हम कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन इसके बाद तो अब कुछ नहीं, तो सीधा सीधा नाउ फेमस फार्मूला Q1 प्लस Q2 बराबर, नाउ फेमस मैथ का कंसेप्ट है, अड़ेगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर और प्लस 4 Q1 Q2 अड़ेगा। नाउ Q1 माइनस Q2 बराबर इतना, तो अब इसको बढ़ाते हुए निकाल लीजिए। सो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर कितना हो गया जी, 36 गुना 10 टू द पावर माइनस 18, और ये बढ़ा यहाँ पर कितना हो गया 16 चौका 64, 64 गुना, अरे देखो 18 कितना अच्छा है, जोड़ने पर 100 बाहर निकलेगा तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। सो Q1 प्लस Q2 का वैल्यू आ गया, ठीक है, Q1 माइनस Q2 आ गया, Q1 प्लस Q2 आ गया। क्या इन दो डाटा के मदद से आप Q1 और Q2 निकाल लीजिएगा, आप नहीं निकाले पे तब फिर पढ़ने का फायदा नहीं, ठीक है, समझ में आया होगा। थोड़ा सा मन लगा के साथ कीजिए, एक बार फिर से अपने से बना लीजिए, ज्यादा नहीं तो इतना ही हो तो बना लीजिए, कुछ तो सीखेंगे, ठीक है, थैंक यू।